नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग। और ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक प्रश्न हमेशा बनता है। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और इसका सचिवालय कहाँ पर है, इसने कार्य कब प्रारंभ किया और इसके सदस्य कौन कौन से हैं वो अपन अभी विस्तार से देखेंगे। देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि आरपीएससी अब नया ट्रेंड फॉलो कर रही है। यानी कि वो अब साधारण प्रश्न नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है कि आप लोगों को सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी है या नहीं है। यानी कि टॉपिक तो दे रखा है, टॉपिक के अंदर भी अगर आप लोगों को उस टॉपिक की लाइन टू लाइन या पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक की आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोगों का वो प्रश्न सही हो पाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने, आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसी अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है दोस्तों, वो कब किया गया? 18 फरवरी 1999 को। किस अधिनियम के तहत? 1993 अधिनियम के तहत। अध्याय कौन सा? 5 और धारा 21(1). ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1999 में किया गया। कौन से अध्याय के तहत? 5 अध्याय के तहत। कौन सी धारा? 21(1). ठीक है, तो 21(1), तो यहाँ पर अपन इसको शॉर्ट के अंदर लिख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, अध्याय कौन सा दोस्तों? अध्याय 5, धारा 21(1). और कब गठन किया गया दोस्तों इसका? 18 जनवरी 1999 को। इसका सचिवालय कहां पर? जयपुर में। ये तो सबसे इजी है कि जयपुर में ही होगा। आयोग ने विधिवत कार्य कब प्रारंभ किया? ये किया दोस्तों अपने 23 मार्च 2000 को। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो कि गठन तो हुआ 1999 में और कार्य प्रारंभ किया उसने 2000 में। यानी एक साल का डिफरेंस हो गया यहाँ पर। एक साल का डिफरेंस हो गया, तो यही प्रश्न पूछा जाता है बार बार। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1999 में। और इसने कार्य कब प्रारंभ किया? सन 2000 में। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य कितने हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग में दोस्तों सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष होगा 1 और सदस्य संख्या होगी कितने? 2। अध्यक्ष तो होगा 1 और सदस्य कितने होंगे? 2। ठीक है, तो सदस्य कौन कौन से होंगे अभी अपन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष तो होगा 1 और सदस्य होंगे 2। संसद द्वारा जुलाई 2019 में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष कौन होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें निम्न 2 सदस्य होंगे, 2 में से 1 महिला सदस्य होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि अब आप लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देख लो यहाँ पर कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? हाईकोर्ट का जज। कौन सा जज होगा? सेवानिवृत्त। ठीक है, हाईकोर्ट जज होगा। और हाईकोर्ट जज कौन सा होगा? सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज होगा। या फिर अपन मान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीश बोल दो उसको, या फिर अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य, वो भी हाईकोर्ट के होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा अपने हाईकोर्ट का जज या फिर अन्य जज, और वो भी कौन सा? अपना सेवानिवृत्त वाला। ठीक है, अब इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे? 2, वो देखते हैं। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का सदस्य है। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का सदस्य है, यानी हाईकोर्ट का एक तो सदस्य है या सदस्य रहा है। मतलब इसके अंदर सेवानिवृत्त का नियम लागू नहीं किया गया है कि वो सेवानिवृत्त होना चाहिए जो सदस्य है। वो बोल रहा है कि सेवानिवृत्त तो नहीं हो सकता, वो सदस्य है या रहा है, या जिला जज है या रहा है। मतलब 2 कंडीशन होगी, या तो वो हाईकोर्ट के अंदर जज, हाईकोर्ट के अंदर क्या है, वो उच्च न्यायालय का सदस्य है या रहा है, या अपने जो जिला जज है उसका सदस्य है या रहा है, तथा उसे जिला जज के रूप में कार्य करने कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज और काम आ गई कि यहाँ पर 7 वर्ष का अनुभव, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आरपीएस से कि बताओ, आरपीएस जो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो सदस्य है वो अगर जिला जज के रूप में है तो उसे कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, तो 7 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो एवं व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, व्यवहारिक अनुभव भी उसे होना चाहिए राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। ठीक है, परंतु उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश या कार्यरत जिला जज की इस पद पर नियुक्ति से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। ये बात है, ये सीधी सी बात है कि अपने जो राज्य मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, वो तो अपना सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, पर इसका जो सदस्य होगा, ठीक है, इसका जो सदस्य होगा वो सदस्य कौन होगा? एक तो जो इन मानवाधिकारों से संबंधित जो मामलों की जानकारी रखता हो वो, और एक होगा अपना जिला जज या अपने उच्च न्यायालय का सदस्य रहा हो, तो उसकी नियुक्ति से पूर्व अपन को क्या करना है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या परामर्श लेना जरूरी है। ठीक है, परामर्श लेना जरूरी है। अब इसमें पदेन सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से? एक तो ओबीसी चेयरमैन है, एसटी चेयरमैन है, एससी चेयरमैन है। देखो ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। अब आगे अल्पसंख्यक कमीशन, दिव्यांगों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग। तो यहाँ पर जो सदस्य है, ये सदस्य कौन कौन से हैं? कमीशन का चेयरमैन यानी ओबीसी का चेयरमैन, एससी का चेयरमैन, एसटी का चेयरमैन, अल्पसंख्यक, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया दिव्यांग, दिव्यांग को अपने सीडब्ल्यू से नहीं बोल सकते, ठीक है। अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन सा? अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, ठीक है। ये जो कुछ सदस्य हैं आयोग में पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, आपको बताया कि अब देखो अपन ने गठन देख लिया, गठन कब हुआ था दोस्तों इसका? 1999 में। कार्य प्रारंभ किया उसने 2000 के अंदर। सदस्य कौन कौन से होंगे इसके अंदर? सदस्य होंगे दो, कौन कौन से? एक तो अपने जिला जज या अपने हाईकोर्ट का क्या होना चाहिए, वो सदस्य रहा है या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? जो मानवाधिकारों से संबंधित अपने को थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ मुझे इसकी नियुक्ति, अधिकार जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा भाई? इतने 22 धारा 22, गठन 21 के अंदर है, गठन 21 धारा में है, 22 में कौन है? नियुक्ति है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जज। प्रत्येक सदस्य, सदस्य कौन होंगे? 1+1 सदस्य कौन होंगे? 1+1। एक कौन सा होगा बताओ मुझे? एक सदस्य होगा अपना हाई कोर्ट का न जज रहा हो या जिला जज रहा हो, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? अपना अपना जो राज्य मानवाधिकार से संबंधित जो जानकारी रखता है वो होगा, ठीक है। निम्नलिखित समिति की अनुशंसा पर, अब समिति, अब कौन सी समिति है भाई? ये समिति है, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी अध्यक्ष की नियुक्ति भी, सदस्यों की नियुक्ति भी। यानी इसके अंदर मुख्यमंत्री का रोल नहीं है, नियुक्ति में मुख्यमंत्री का रोल है, पर उसकी जो अनुशंसा पर नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? अपना राज्यपाल करेगा। और नियुक्ति की जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अपना मुख्यमंत्री करेगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना कौन होगा? अपना सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश हो सकता है हाईकोर्ट का। उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नियुक्ति की समिति की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति जो समिति बनेगी उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? अपना मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। अब देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, पर जो समिति बनेगी उन सदस्यों की समिति बनेगी, जो सदस्य ये अनुशंसा करेंगे या ये राय देंगे या परामर्श देंगे राज्यपाल को कि इन नामों को आप लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर अध्यक्ष या आप लोग सदस्य नियुक्त कर सकते हो। उस समिति के अंदर ये लोग हैं, और इन लोगों में से जो अध्यक्ष रहेगा वो अध्यक्ष अपना सीएम साहब रहेंगे, मुख्यमंत्री अपने क्या रहेंगे? इस राज्य मानवाधिकार आयोग की जो कमेटी बैठेगी इस कमेटी के क्या रहेंगे? वो अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष क्या रहेगा? इसका सदस्य रहेगा। उस राज्य का गृह मंत्री क्या रहेगा? उसका सदस्य रहेगा। और एक और नेता जो विपक्ष का जो नेता है वो भी इसका सदस्य रहेगा। बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा आपको लोगों को कि इसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग 21 जो अपने धारा है उसके अंदर इसका गठन किया गया है। 1999 में किया, कार्यक्रम 2000 में किया। इसका अंदर, इसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर जो है अपना इसके अंदर
तीन सदस्य रहेंगे। एक तो कौन रहेगा, मुख्य जो अध्यक्ष रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग का, और दो रहेंगे इसके सदस्य। दोनों में से एक जिला जज या अपने हाईकोर्ट का सदस्य रहा हो या अभी है। दूसरा, मान लो कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो मामलों की जानकारी रखता है वो। और इसके जो अपने नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। नियुक्ति वाली कमेटी की का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। सदस्यों को देखो, नियुक्ति कर दिया। अब नियुक्ति के बाद में कौन आता है, नियुक्ति के बाद में क्या आता है भाई, नियुक्ति के बाद में उसको हटा कैसे सकते हैं अपन, नियुक्ति के बाद में उसको हटा कैसे सकते हैं, हटाने का जो प्रबंध है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ले लेते हैं, सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में उपबंध धारा 23, देखो 21 के अंदर कौन सी है, नियुक्ति। 22 में कौन सी, देखो 21 में तो गठन है, सॉरी 21 में है गठन, 22 में क्या है, नियुक्ति। 23 में अपना क्या है, 23 में क्या है दोस्तों, अपना सदस्यों को हटाना। 23 में क्या, सदस्यों को हटाना किया गया है। धारा 23 एक के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को, अध्यक्ष अथवा सदस्य को धारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, किसके आदेश द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सभी पद से हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच करने के उपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपने कार्य करने में असमर्थ है। सीधी सी बात है, अगर ये प्रश्न आ गया तो आप लोग कर लोगे, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको राज्यपाल नहीं हटा सकता। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटाएगा। और हटाने के पीछे भी देखो जांच करेगा, जांच कौन करेगा, अपने हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के द्वारा जांच करने पर निश्चित हो जाता है कि वह अपने कार्य करने में असमर्थ है तो हटा सकते हैं, अथवा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो चुका है। धारा 23 की उपधारा 2 के उपबंध में यह है कि अध्यक्ष अथवा सदस्यों को उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित दशाओं में पद से हटाया जा सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं यहाँ पर देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर, यानी कि हाईकोर्ट द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर उनको हटा सकते हैं। दिवालिया घोषित होने पर उनको हटा सकते हैं। लाभ का पद धारण करने पर भी उनको हटा सकते हैं। मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि CWSN हो तो उनको भी हटा सकते हैं। विकृत चित्त अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किए जाने पर या किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर। तो ये जो चीज है ना, ये जो वाले कंडीशन है, ये कंडीशन तो सभी पर लागू होती है ना, केवल राज्य मानवाधिकार आयोग पर नहीं, सभी पर लागू होती है कि उच्च न्यायालय द्वारा कदाचार अक्षमता सिद्ध किए जाने पर तो किसी को भी हटा सकती है ना। किसी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सबको हटा सकती है। दिवाली अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट घोषित हो गया तो उसको भी हटा सकती है ना। लाभ का पद धारण करने पर भी हटा सकती है। ठीक है, तो ये तो हर गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि यानी कार्यकाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने धारा 1 देख लिया था गठन, धारा 2 देखा था अपन ने किसका, अध्यक्षों सदस्यों की। देखो पदावधि तो हो गई 23 के अंदर और 24 के अंदर पदावधि। 23 के अंदर हो गया इसका हटाने की प्रक्रिया, 22 के अंदर हो गई नियुक्ति। ठीक है, 21 के अंदर हो गया गठन। ठीक है, 21 में हो गया गठन, देखो यहाँ पर 21 में हो गया गठन। ठीक है, 21 में हो गया यहाँ पर गठन। 22 के अंदर क्या दे रखा दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, ठीक है, 22 के अंदर अध्यक्ष को सदस्यों की नियुक्ति। 23 में हो गया उसका हटाना। 24 में हो गया उसका पदावधि यानी कार्यकाल। ठीक है, अब कार्यकाल कितना होगा भाई, इसका होगा भाई 3 या 70, या तो 3 वर्ष कार्यकाल होगा या उसके 70 वर्ष आयु होने से पूर्व। यानी जिसकी आयु 70 वर्ष हो गई पहले तो 3 वर्ष काम नहीं करेगा, अगर 3 वर्ष काम कर गया 70 वर्ष का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी दोनों में से एक होगा, है ना, या तो 3 साल काम कर लिया या उसकी आयु 70 वर्ष हो गई, तो दोनों में से एक होगा, तो वो अपना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल हो गया। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त किए जा सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर
ध्यान रहने वाली है वो यही है कि पुनर्नियुक्त किए जा सकेंगे। कथन के अंदर पूछ सकता है आरपीएससी, क्या आरपीएससी के जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं क्या उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है क्या? हाँ, उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? यदि उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो और 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। भाई देखो, दोनों में से एक ही तो कंडीशन होगी ना। भाई देखो, 3 वर्ष से पहले वो पुनर्नियुक्त हो जाएगा क्या? 3 वर्ष तो कार्यकाल है, तो 3 वर्ष से बाद में ही उसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। पर उसकी आयु जो कार्यकाल है वो 70 वर्ष नहीं होना चाहिए, है ना, 70 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस शर्त है कि उसकी वह 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, है ना। ये मैंने आप लोगों को बता दिया अभी। आगे देखते हैं, अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन अन्य किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, है ना। अन्य किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, वो कौन से दोस्तों? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये धारा अपने चॉइस के अंदर है। पदावधि 3 वर्ष, ये 70 साल, दोनों में से एक जो भी पहले हो, और इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है कब? जब इनकी आयु 70 वर्ष से कम हो और इनका कार्यकाल पूरा हो चुका हो। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य, अब देखते हैं यहाँ पर कार्य। कार्य संचालन हेतु प्रक्रिया विनियम 2001 में बनाए गए हैं। मानवाधिकार आयोग के समक्ष 1 वर्ष पुराने प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष 1 वर्ष से पुराने प्रकरण प्रयुक्त नहीं किए जा सकते या प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात स्वप्रेरणा से या स्वयं पीड़ित। स्वप्रेरणा मतलब कोई भी ऐसा चीज हो गई राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने, तो वो स्वप्रेरणा से उसके अंदर संज्ञान ले सककर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, सब पीड़ित है उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर मानव अधिकारों का उल्लंघन या उसके अपशमन की या किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा। कौन करेगा भाई? अपने राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन की किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर न्यायालय का इंक्लूड हो, तो उस न्यायालय की अनुमति से उस कार्य में वो भी शामिल हो सकता है। ठीक है, ये चौथा अपना सेकंड नंबर की बात हो गई। थर्ड बात ये हो गई कि राज्य सरकार को यह सूचना देने के अधीन राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां पर उपचार होता हो, यानी हॉस्पिटल। सर कहाँ पे अपना, सर कहाँ पर होता है बताओ? पास गृह भी होते हैं, है ना। संरक्षण प्रायोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, क्या बात दोस्तों? कि आए दिन है ना, मतलब 5-7 दिन बाद में, हर 5-7 दिन में एक बार अखबार में एक चीज आती है कि जो जेल है, अपने जेल है ना, जेल में मानवाधिकार आयोग ने निरीक्षण किया, जेल में मानवाधिकार आयोग ने निरीक्षण किया। तो ये चीजें बहुत बार आती है कि जेलों के अंदर मानवाधिकार आयोग ने निरीक्षण किया है, या वहां पे कोई सेमिनार वगैरह कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी आयोजित की गई जेलों के अंदर, तो राज्य मानवाधिकार आयोग वहां जेलों के अंदर उनकी दशाओं के बारे में क्या करता दोस्तों? ध्यान रखता उनका। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल के अंदर भी जाके चेक कर सकता है कि उनको उपचार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मानव के अधिकारों से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके अंदर वो हस्तक्षेप कर सकता है, उनके अंदर स्व संज्ञान ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव अधिकारों का संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवर्त किसी कानून द्वारा किसी अन्य संस्था का जहां पर उपचार सुधार संरक्षण के प्रायोजन व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है निवास करने वालों के जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा। ये अपने भी देख लिया था। उन कारकों का जिनमें
उग्रवाद के कृत्य भी शामिल है। उग्रवाद मतलब कुछ ऐसी घटना जिसके अंदर व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में या किसी अन्य रूप के अंदर रखा गया है, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों के उपयोग में क्या डालते हैं दोस्तों, ये बाधा डालते हैं, क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। पुनरावलोकन करेगा उस चीज का, उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा उस कमीशन को, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रोन्नत करेगा, समाज के विभिन्न खंडों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा, प्रकाशकों, साधनों एवं सेमिनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग खुद करता है। ठीक है, मानव, ये अपन ने अभी देख लिया था। मानव अधिकारों का क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करेगा। देखो, एक तो सरकारी तो कौन सी होगी, अपने मानवाधिकार आयोग हो गया, ऐसी और भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, पर गैर सरकारी संस्थाएं भी बहुत सारी होती है जो मानव अधिकारों से संबंधित कार्य करती है। तो उन संस्थाओं को क्या करेगा वो दोस्तों, प्रोत्साहन करेगा। ठीक है, उन संस्थाओं को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ऐसे करते जिन्हें वह मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझेगा। 1 वर्ष से पुराने मामलों की सुनवाई नहीं करता है। स्वयं की जांच एजेंसी जिसमें IAS व IGP रैंक के अधिकारी रैंक के शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियां, यहाँ पर अपन शक्तियों की बात करते हैं। शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कौन सी दोस्तों, अपने सिविल न्यायालय के ना, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। उनमें दोस्तों कौन कौन सी शक्तियां हैं, साक्षियों को बुलाना, जो भी साक्षी रहते हैं उनको सबको क्या करते हैं, बुला सकते हैं वहां पर अपने सामने पेश होने के लिए, परीक्षित करना एवं शपथ पत्र पर उनकी परीक्षा करना। तो ये सब चीजें अपने राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में शामिल है। किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना, कोई भी दस्तावेज ऐसा हो जिसको वो खोज सकता है, किसी को जैसे कोई ऐसा चीज हो, कोई भी ऐसे दस्तावेज हो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पेश नहीं किया गया है, तो पेश करने के लिए किसी को भी आदेशित कर सकता है। हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित करना। ठीक है, आदेशित करना, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन गठित करना या अन्य कोई विधि प्रकरण। तो ये चीजें कुछ ऐसी शक्तियां हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के पास जो वो अपने लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यहां तक तो बहुत इजी थे जो अपन ने सब चीजें देख ली। अब देखते हैं आगे, कानून एवं उनकी धाराएं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर कौन से कानून की धाराएं काम करती हैं। अपन ने भी देखा था कि 21, 22, 23, 24, 21 गठन, 22 नियुक्ति, 23 हटाना, 24 कार्यकाल। ठीक है, गठन कब हुआ था, 99। कार्य प्रारंभ कब हुआ, 2000 में। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कौन कौन होगा, एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन, हाईकोर्ट का जज, पूर्व न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक कौन होगा इसका सदस्य, एक जज, एक सदस्य होगा इसका जज, हाईकोर्ट का जज, रह रहा हो या रहा, एक तो प्रेजेंट में हो या पहले से रहा हो। ठीक है, हाईकोर्ट में सदस्य रहा हो। ठीक है, सदस्य। और एक जिला जज है या रहा हो या उसे 7 वर्ष का अनुभव रहा हो, ये तो कंप्लीट हो गया। एक दूसरा जो है वो कौन होगा, जिससे मानवाधिकारों से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी वो रखता हो। हटाने की प्रक्रिया, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल क्यों करेगा भाई, राज्यपाल जो समिति गठित करेगी, समिति कौन सी है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। और सदस्य कौन कौन से हो गए, सदस्य जो अपने 3 मैंने बता रखे। हटाने की प्रक्रिया, हटा कौन सकता है भाई, 23 के अंदर राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति को हटा सकता है, वो कारण देगा कि दिवालिया घोषित है, लाभ का पद धारण कर रखा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिन आधार पर क्या है दोस्तों, अपन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकता है। कौन हटा सकता है, उस हटाने में राज्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर रोल होता तो राज्य सरकार कभी भी हटा सकती थी ना। राज्य का कोई रोल नहीं हटाने में, नियुक्ति में राज्य का रोल है, हटाने में राज्य का रोल नहीं है। कार्यकाल आपको पता है कि 370 है। क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष सदस्य हैं, क्या वो पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, हाँ पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम हो और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका हो। ठीक है, ये जो अपने को 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। 21, 22, 23, 24, बस ये चारों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इन चारों से ही प्रश्न बनते हैं अपने। ठीक है,
अब अपन देखते हैं कुछ थोड़ी चीजें जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो अपने यहाँ पे देख लेते हैं। भाई इनका कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में 25 धारा के अंदर दे रखा है। वार्षिक प्रतिवेदन इसका 28 में दे रखा है। 29 में राष्ट्रीय आयोग के कुछ प्रावधानों का राज्य आयोग पर लागू करना, ये अपने धारा 29 में दे रखा है। और धारा 33 में अपने आयोग की वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित है। तो समझ में आ गई। 21, 22, 23, 24 गठन, नियुक्ति, हटाना और कार्यकाल। गठन, नियुक्ति, हटाना, कार्यकाल, गठन, नियुक्ति, हटाना, कार्यकाल, गठन, नियुक्ति, हटाना, कार्यकाल, ये बस याद रख लो, कंप्लीट मानवाधिकार हो जाएगा। अब देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य, ठीक है। अब देखो यहां पर कास जैन पीके होता, कास जैन पीके होता, ये अपनी ट्रिक काम कर गई क्या। काश जैन पीके होता, कौन होता दोस्तों, काश जैन, काश जैन पीके होता। पीके कौन, आमिर खान। काश का मतलब कौन है, कांता का मतलब सगी, जैन प्रकाश, कृष्ण। बस कंप्लीट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया अपना। यहां तक का जो चीज है वो कंप्लीट होगी। मैं इसको वापस लिख देता हूं। यहाँ पर लिखो अपन कांता, कैसे कांता, ससे सगीर, जैसे जैन, किससे प्रकाश, कैसे कृष्ण, ठीक है। कांता भटनागर, सगीर अहमद, देखो कांता भटनागर, सगीर अहमद, एस के एन के जैन, प्रकाश चंद्र टाटिया, कृष्ण गोपाल व्यास, प्रकाश चंद्र टाटिया, कृष्ण गोपाल व्यास। कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन के जैन, प्रकाश चंद्र टाटिया और कृष्ण गोपाल व्यास, ठीक है। ठीक है, तो काश जैन पीके होता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं। क्या हो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन से हैं। काश जैन पीके होता, क्या होता दोस्तों, काश जैन पीके होता, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। काश जैन पीके होता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। एन के जैन, इसको अपन सही लिख लेते हैं, एन के जैन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन। कांता भटनागर, एस सगीर, उसको एस को हटा दो, सगीर अहमद, एन के जैन, प्रकाश चंद्र टाटिया, कृष्ण गोपाल व्यास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इसके 3 सित्तर है, 3 सित्तर इसकी पदावधि है। तो देखो 2 से 2, 1 से 4, 5 से 10। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और 70 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की। दोस्तों यहाँ पर देखो 16 के बाद में 10 के बाद में 16 है यहाँ पे ना, इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा। देखो 16 के बाद में 16 से 19, 19 से 21, 2 वर्ष का गैप हो गया यहाँ पे। फिर 21 से दोस्तों अब तक ये कौन है, अपने गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। अब देखो राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में क्या अंतर है। इसकी अधिसूचना दोस्तों 1999 को जारी की गई, कार्य प्रारंभ 2000 में किया। 1+2 इसके सदस्य हैं और 3 70 इसका कार्यकाल है, ठीक है। अब राष्ट्रीय में क्या है, 1993 में अधिनियम पारित हुआ, 93 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हो गई। इसमें 1+4 इन टोटल 5 सदस्य हैं और 3 और 70 इसका कार्यकाल है। तो ये एकदम इजी है, मतलब छोटी सी बात है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है ना, मतलब अपने ने बहुत अच्छे से इस क्लास को देखा है और आप लोगों को पता है कि हमने भारत के जो प्रमुख स्रोत है संविधान के, उनके शॉर्ट ट्रिक क्लास भी, शॉर्ट ट्रिक क्लास भी मैं लेकर आया था और उसको आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अच्छे से देखा होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्लास आती रहेगी। इस पर हम लेंगे आरपीएससी और फिर अपन और भी चीजें करेंगे। इसी प्रकार से आप चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू।